आज सबसे पहले हम आपको ध्यान और मतदान के बारे में बताएंगे। यानी कल 1 जून को जब 7वें और आखिरी चरण की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, तब बड़ा सवाल यह होगा कि क्या लोग प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की और अध्यात्म की इन तस्वीरों को देखकर चुनाव में वोट डालेंगे, और क्या यह ध्यान कल के मतदान में हिंदू वोटों को एकजुट कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 26 घंटे से कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में उसी शिला पर साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ने आज से 131 वर्ष पहले 3 दिन और 3 रात तक ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह योग किया, उन्होंने प्राणायाम किया, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, ओम का जाप किया और ध्वनि से मौन और गति से स्थिरता तक की अपनी इस यात्रा को जारी रखा। और वहां से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं जो आज आपको देखनी चाहिए। इससे पहले आपने दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीरें देखी नहीं होंगी, और ना ही दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता इस तरह कभी ध्यान लगाने के लिए इस तरह से कभी गया होगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे अब वो एक अपनी नई तरह की छवि देश के लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें वो एक साधु या सन्यासी की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का यह ध्यान कल आखिरी चरण के मतदान में हिंदुत्व के मुद्दे को एक बार फिर से बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता है। वैसे तो देखिए, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन देश के लोगों ने आज उनकी ये तस्वीरें तो देखी ही हैं। क्या देश के लोग इन तस्वीरों से प्रभावित होंगे? कल यानी 1 जून को भारत के कुल 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें पंजाब की 13 सीटों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की 44 लोकसभा सीटों पर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, और इनमें भी 32 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू 80% से या उससे ज्यादा है। पिछली बार बीजेपी को इन 44 हिंदू बाहुल सीटों में से सिर्फ 23 सीटों पर जीत मिली थी, और बाकी की ज्यादातर सीटों पर वो चुनाव हार गई थी। इनमें उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और घोसी लोकसभा सीट भी थी, जहां हिंदुओं की आबादी 80 से 90% के बीच है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जिन 9 सीटों पर कल वोटिंग होगी, वहां पर भी बीजेपी पिछली बार हिंदू वोटर्स की अच्छी खासी संख्या होते हुए भी चुनाव हार गई थी। दमदम, बारासात, मथुरापुर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर में जहां 70 से 80% के बीच हिंदू वोटर हैं, उन सीटों पर भी टीएमसी ने बीजेपी को हरा दिया था।
बड़ी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद खुद पश्चिम बंगाल से ही थे और उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। और अभी प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ही ध्यान लगा रहे हैं और इसलिए यह ध्यान मतदान में हिंदू वोटर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा में भी बीजेपी आखिरी चरण की 6 में से 4 सीटों पर पिछली बार चुनाव हार गई थी, जबकि इन सीटों पर हिंदुओं की आबादी 93 से 95% है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान को आखिरी चरण के मतदान से पहले बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यह चर्चा हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की इन तस्वीरों को देखकर लोग कल चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं? क्या यह उनके फैसले को प्रभावित करेगा? और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी आखिरी चरण की इन 57 सीटों पर अपना प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर कर सकती है। पिछली बार बीजेपी ने सबसे खराब प्रदर्शन इसी चरण में किया था, जहां उसे 57 में से सिर्फ 25 सीटें मिली थी। और इससे पहले वर्ष 2014 में भी बीजेपी ने 25 सीटें ही जीती थी इनमें से। लेकिन अगर हिंदुत्व का कार्ड चल जाता है तो बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। पिछली बार आखिरी चरण की 57 सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी और ये सभी सीटें पंजाब में थी। लेकिन पंजाब में भी हिंदू वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। पंजाब में 57.7% सिख हैं और 38.5% हिंदू हैं। और गुरदासपुर, आनंदपुर साहिब और जालंधर जैसी सीटों पर हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा है। और इसलिए पंजाब के मतदान में भी हो सकता है इन तस्वीरों का कुछ आंशिक असर हो जाए। अब आप इन भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर 2 अच्छी खबरें आई हैं और सबसे पहला शुभ जो समाचार है वो ये है, सरकार ने आज भारत की जीडीपी विकास दर का प्रोविजनल एस्टिमेट जारी किया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2023 और 24 यानी पिछले साल देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रहा है, जो इससे पिछले साल 7% था। आरबीआई का अपना खुद का अनुमान था कि इस वित्त वर्ष में भी भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास ही रहेगा, लेकिन अब जो आया है 8.2%, ये उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। और चौथी तिमाही में भी भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% रही है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 6.1% थी। इस समय दुनिया में जो 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनमें एक भी देश जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भारत के आसपास भी नहीं है। अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट इस समय 2.3% है, चीन का 5.2, जर्मनी का -0.3, जापान का 1.92, ब्रिटेन का 0.1, फ्रांस का 0.9, ब्राजील का 2.91 और इटली का 0.9% है। और कनाडा का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 1% रहा है पिछले साल, जबकि भारत का यही जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 8.2% रहा है। यानी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, वो सबसे ऊपर है। और भारत के आसपास इस समय दूर दूर तक कोई नहीं है। सिर्फ चीन है जो भारत के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन वो भी 5.2% पर अटका हुआ है। अब आप सोचिए, भारत जब ये बात करता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे या हम दुनिया की इस पहली 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आएंगे, तो क्यों नहीं आएगा जब आप ग्रोथ रेट आप देखिए। और ये ग्रोथ रेट सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि इस देश के लोगों की मेहनत का नतीजा है। हमारे देश के लोगों ने पिछले साल जो मेहनत की है, चाहे आप किसी भी काम में रहते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, ये आपकी मेहनत जब होती है, जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तब देश की ये जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा, जिसे अंग्रेजी में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसे भी कम कर लिया है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में देश का राजकोषीय घाटा 17,86,000 करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्त वर्ष में कम होकर 16,54,000 करोड़ रुपए रह गया। इसके अलावा पहले यह घाटा हमारी जीडीपी का 5.9% था, जो अब घटकर 5.6% रह गया है। और ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश अपना राजकोषीय घाटा कम नहीं कर पा रहे, ऐसे में भारत ने ऐसा करके सबको हैरान कर दिया है। जब सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा होता है, यानी सरकार का जो घाटा होता है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। और अब भारत ने
इस घाटे को कम किया है, यानी भारत ने सरकार ने अपने खर्चों को कम किया है और अब अपनी आमदनी को बढ़ाया है, जिससे उसका जो घाटा है साल भर का वो कम हुआ है। दूसरा शुभ समाचार यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा 100 टन भारत का सोना वापस अपने देश ले आया है। 100 टन सोना, यह सोना भारत ने ब्रिटेन के बैंक में रिजर्व के तौर पर रखा था और इसके लिए भारत हर साल एक बहुत मोटी रकम ब्रिटेन को चुकाता था, लेकिन अब भारत इस 100 टन सोने को अपने देश वापस ले आया है, जिससे हमें यह फीस अब ब्रिटेन को नहीं देनी पड़ेगी और साथ ही इससे दुनिया को यह संदेश भी जाएगा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इसलिए वो अपना गोल्ड अपने ही देश में रख सकता है, जबकि कांग्रेस के दौर में यह सोना ब्रिटेन में रखा जाता था। अब यह 100 टन सोना हम वापस अपने देश ले आए हैं। अब हम आपको अरविंद केजरीवाल का एक इमोशनल संदेश सुनवाएंगे। बिल्कुल फिल्मी संदेश है जो उन्होंने वापस जेल जाने से पहले दिया है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उन्हें जेल ना भेजा जाए, उनकी जो बेल है वो और 7 दिन की बढ़ा दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश के लोग इस बात को याद रखें कि वो तानाशाही के खिलाफ जेल जा रहे हैं और अगर इस बार जेल में उनकी जान चली गई तो लोग इसका गम ना करें और याद रखें कि उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी ये कुर्बानी दी है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी मां बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। तो देखिए, केजरीवाल का ऐसा संदेश है कि आपकी आंखों में शायद आंसू आ जाएंगे यह संदेश सुनकर। इस संदेश के जरिए केजरीवाल शराब घोटाले में अपनी जेल की सजा को देशभक्ति की बेहद सुंदर और चमकीली पैकिंग में शहादत और कुर्बानी बताकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और इसका एक कारण यह है कि कल पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ है। तो आज की सबसे गंभीर समस्या के बारे में बताते हैं। पिछले 24 घंटे में भीषण गर्मी की वजह से हमारे देश के 7 राज्यों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बिहार में 44, उड़ीसा में 10, झारखंड में 7, उत्तर प्रदेश में 6, राजस्थान में 5, छत्तीसगढ़ में 3 और दिल्ली में भी भीषण गर्मी और लू के कारण एक मजदूर की मौत हुई है, जो दिल्ली में होने वाली इस गर्मी की वजह से होने वाली पहली मौत है। अब देखिए, सारे लोग कौन थे? ये सारे लोग वो थे जिनके घरों में एयर कूलर और एयर कंडीशनर्स में से कुछ भी नहीं था। ये लोग भीषण गर्मी में बाहर तेज धूप के बीच काम कर रहे थे। इनके पास और कोई चारा नहीं है, मजबूरी में ये वहां काम कर रहे थे क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, वो घर बैठ नहीं सकते। जैसे बिहार में होमगार्ड के ऐसे 8 जवान और मतदान कर्मियों की मौत हो गई, जो इस प्रचंड गर्मी में चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। यानी आप सोचिए, होमगार्ड के जो लोग हैं वो मारे गए हैं और चुनाव में जिन सरकारी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है चुनाव कराने के लिए, उनकी भी मौत हो गई। लेकिन इसी दौरान ये लोग लू की चपेट में आए और इसके बाद इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। यानी पोलिंग बूथ पर जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी वो भी नहीं बचे। और जिन लोगों की मतदान कर्मियों की मौत हुई है वो शिक्षक थे और बड़े साधारण परिवारों से थे, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स थे। और हमारे देश में आप जानते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी अक्सर चुनावों में ड्यूटी लगती है और उन्हें अलग अलग पोलिंग बूथ पर भेज दिया जाता है, और ये वही उन्हीं टीचर्स में से कुछ लोग थे। इसी तरह दिल्ली में भी भीषण गर्मी से जिस 40 वर्ष के व्यक्ति की मौत हुई वो बिहार के दरभंगा का रहने वाला था। 5 वर्षों से दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, जहां ये लू की चपेट में आया
और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि जिस किराए के कमरे में यह मजदूर रहता था, वहां एक एयर कूलर तो दूर, एक पंखा तक नहीं था। और यही वजह है कि हीट स्ट्रोक से इस मजदूर को तेज बुखार हुआ और यह बुखार बाद में 107 डिग्री तक पहुंच गया और इससे इस गरीब मजदूर की इतनी कम उम्र में ही मौत हो गई। इसी तरह बिहार और उड़ीसा में जिन मतदान कर्मियों और पुलिस कर्मियों की हीट स्ट्रोक से मौत हुई, अगर उन्हें तेज धूप में काम न करना पड़ता तो ये लोग बच सकते थे और ये भी बड़े ही गरीब या साधारण परिवारों के लोग थे। चिंताजनक बात यह है कि भारत में इस समय जो 58 करोड़ 60 लाख कामगार हैं, उनमें से 49% यानी 28 करोड़ 71 लाख कामगार ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे इस गर्मी के बीच काम करते हैं और यही सारे लोग अब इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं और गर्मी असल में गरीबों को मार रही है। तो मृत्यु के बारे में कहते हैं कि मृत्यु अमीरी और गरीबी का भेद नहीं करती, सबके लिए बराबर समय पर आती है और मृत्यु के बाद क्या अमीर और क्या गरीब सब बराबर हो जाते हैं। अब ये देखिए कि जब देश भर के डॉक्टर कह रहे हैं कि लोगों को इस गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, तब देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती के कई गांवों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो देखिए, पानी तो तब पिएंगे जब पानी होगा। दिल्ली में तो स्थिति यह है कि सरकार ने जिन बच्चों को लू से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया ताकि ये बच्चे अपने घरों में रह सकें, इतनी गर्मी में स्कूल ना जाएं, और सरकार ने यह सोचा कि बच्चे घर में रहकर इस गर्मी से बचे रहेंगे, वही बच्चे सरकार की नाकामी की वजह से इस प्रचंड गर्मी में पानी के टैंकर्स के पीछे भाग रहे हैं और पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां माता पिता काम पर चले जाते हैं, गरीब लोग हैं, और वो अपने बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं। और देखिए, स्कूल से छुट्टी लेने के बाद छुट्टियों में ये बच्चे असल में इस पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में हजारों लाखों बच्चों का ये बचपन पानी के इस संघर्ष में बीत रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और किसी देश का क्या हो सकता है जब उस देश के बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए इस तरह संघर्ष कर रहे हों। ये इनके पढ़ाई लिखाई करने का समय है। पढ़ाई लिखाई ना भी करें तो कम से कम अपने घर में गर्मी से बचे रहने का समय है, लेकिन ये बच्चे आज पानी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, पानी की इस रेस में दौड़ रहे हैं और इनकी सांस फूल रही है। अब देखिए, ये तो शहरों की बात हमने बताई, इस गर्मी से गांव में भी पानी का भयानक संकट पैदा हो गया है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के अमरावती की हैं, जहां कुएं लगभग सूख चुके हैं और गरीब परिवारों को इस तरह से बूंद बूंद पानी जमा करके अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। सोचिए, जब ये लोग ये सुनते होंगे कि भीषण गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए की सलाह दे रहे हैं, तो इनके दिल पर क्या बीतती होगी, क्योंकि इनके गांव में तो चुल्लू भर पानी भी बचा नहीं है। ये लोग कहां से पानी पिएंगे? डॉक्टर की बात माने भी कि खूब पानी पियो, तो कहां से पिए, क्योंकि यहां तो पानी भी बहुत लिमिटेड मात्रा में है, पानी पर भी राशनिंग है।